मोदी सरकार की योजनाएं और सटीक रणनीति रही है। लेकिन यह बहुत बड़ा सच है कि जिस तरह ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों को अपनी ताकत मानकर हिंदू हितों को इग्नोर कर रही हैं, उसने हिंदुत्व की राजनीति को पैर पसारने का मौका दिया। मोदी इस मौके को 2026 में हर हाल में लपकना चाहते हैं। 2016 में बीजेपी की 3 सीटें थीं, फिर 2021 में बीजेपी को 77 सीटें मिली। तो सवाल ये कि 2026 में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? 10 साल पहले की 3 सीटों के आंकड़ों को इस बार न सिर्फ 3 अंकों में पहुंचाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है, बल्कि सत्ता की कुर्सी से ममता बनर्जी को बेदखल करने की भी प्लानिंग है। मुद्दा वही सर्वोपरि है, जैसे बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न और पश्चिम बंगाल में हिंदू हेट का आरोप। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো। 2011 से लेकर मौजूदा सफर तक ममता बनर्जी ने बहुत धूप छांव देखी है, सियासी दांवपेच में भी बदलाव किए, मगर इस बार उनका राजनीतिक भूगोल डगमगाया सा लगता है। ममता की खिसियाहट और बौखलाहट महज इसलिए नहीं कि उन्हें सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी से मिल रही है, बल्कि अपने पुराने साथियों के हाथों भी जमीन खिसकने का डर है। और इसमें उन्हें फिलहाल हुमायूं कबीर के रूप में बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का ऐलान कर हुमायूं कबीर ने जब मुस्लिमों की भीड़ जुटाई, तो ममता को समझ आया कि बेलडांगा में मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा, बर्धमान और मेदिनीपुर से लेकर 24 परगना से इकट्ठा हुई भीड़ असल में 33% मुस्लिमों के दूर छिटकने का कारण बन सकती है। और फिर हुमायूं कबीर की नई पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी और नौशाद सिद्दीकी के साथ संभावित गठजोड़ भी उन्हें भारी डेंट पहुंचा सकता है। नतीजा ये कि दीदी ना तो मुस्लिम वोटों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही हैं, और फिर सॉफ्ट हिंदुत्व भी हिचकोले खाने लगा है। 29 दिसंबर को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में 15 एकड़ एरिया में दुर्गा आंगन की नींव रखने की तैयारी थी। ममता सरकार इसे मां दुर्गा का सबसे बड़ा मंदिर परिसर प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन बीजेपी के हिंदू वोट बैंक पॉलिटिक्स की काट निकालने चली ममता पलट गई और दुर्गा आंगन से जुड़ा काम चुपके से रोक दिया गया। वजह क्या? हिंदुओं को मोदी के करीब और खुद से दूर जाता देख ममता ने ऐसा किया। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर यहाँ दुर्गा मंदिर बनेगा तो हम सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसका बात है, हम लोग उसका बात है, वो सब ड्रामा है, वो सब ड्रामा। बस कमजोर है, वो नहीं कुछ कर सकता, तो करेगा हुमायूं कबीर करेगा या ममता करेगी, और कौन करेगा? एक साधारण परिवार के मुखिया से पूछिए कि परिवार में सबको साथ लेकर चलना वो चाहता तो है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे आसान होता है अपने अधिकार गिना देना कि भाई ये तो मेरा अधिकार, ये मेरा राइट है। सबसे मुश्किल होता है अपने कर्तव्य याद रखना। जब एक परिवार को सपाट चलाना संभव नहीं, तो फिर प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश चलाना कैसे सपाट रह सकता है? लेकिन जिम्मेवारी भी तो उन्हीं की है, लिहाजा आपकी परीक्षा तब होती है जब आप कम संसाधन में भी सबको समेट कर चलते हैं। नरेंद्र मोदी के सामने 2026 में यह बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस देश के मुसलमानों को लगातार उनके दिमाग में यह फीड किया जाता रहा है कि मोदी दुश्मन है। 2026 में मोदी देश की आबादी में 20% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले मुसलमानों को कैसे साथ लेकर चलेंगे? वन मैन शो चल रहा है, और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है। वोट चोर और मुसलमान वाला नैरेटिव काम नहीं कर पाया, तो मनरेगा के बहाने राहुल गांधी ने नए साल की शुरुआत से पहले ही नया चैलेंज देना चाहा, मगर मोदी पर होने वाले इसके असर को कांग्रेस में ही कमजोर कर दिया गया।
दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट ने बता दिया कि असल में 2026 को हिंदुस्तान की सियासत में किस नजरिए से देखा जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह टक्कर देने की कोशिश या फिर मोदी की संपूर्ण स्वीकार्यता। देखिए, मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। आपको गलतफहमी है, मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। संगठन में बदलाव बीजेपी ने भी किया है और इस बदलाव को मोदी मिसाल के तौर पर पेश करना चाहते हैं। हालांकि क्या नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकेगा? क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं। इनमें से असम और पुडुचेरी को छोड़ दें तो 3 बड़े राज्यों में बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाई। एक तरह से कहा जाए तो हिंदी पट्टी राज्यों की तरह यहां वो जन समर्थन नहीं मिल सका जिसकी आस बीजेपी इस बार लगा रही है। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भगवा पार्टी के जोश को बढ़ाने का काम किया। गुजरात में बीजेपी संगठन की कमान जगदीश विश्वकर्मा के हाथों में है। बिहार में संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले भी जुलाई महीने तक 9 राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया गया। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर है। क्या 2026 में ही मोदी 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर निश्चिंत होना चाहते हैं? लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के जरिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को नई दृष्टि देने की कोशिश की गई। साथियों, कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया और यहां यूपी में सपा वालों ने भी यही दुस्साहस किया। लेकिन भाजपा ने बाबा साहब की विरासत को मिटने नहीं दिया। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से, यहां समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। राष्ट्र प्रेरणा स्थल से बाबा साहेब आंबेडकर का जिक्र और मुलायम सिंह यादव को दिए गए सम्मान पर फोकस, यह मोदी का वो स्ट्रोक है जिसकी राजनीतिक जानकार महीन तरीके से व्याख्या करते हैं। मसलन ओबीसी और दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश। यूपी में 50% से ज्यादा ओबीसी मतदाता हैं और करीब 21% दलित वोटर्स। सवर्णों में गहरी पैठ रखने वाली बीजेपी 2014 के बाद से इन दोनों वर्गों का दिल मिक्स तौर पर जीत सकी है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। सीडीएस के आंकड़े बताते हैं कि 82% यादव वोटर्स ने इंडी गठबंधन का साथ दिया, जबकि एनडीए को 15% ही वोट मिल सके। कुर्मी कोयली के 34% वोटर्स इंडी को तो 61% ने एनडीए पर भरोसा जताया। अन्य पिछड़ी जातियों में 34% समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जाते दिखे और 59% बीजेपी के गठबंधन के साथ गए। इसी तरह जाटव समुदाय का 25% वोट इंडी अलायंस को गया। इससे कम 24% वोट एनडीए को मिले। गैर जाटव दलित वोटर्स का 56% हिस्सा अखिलेश और राहुल को मिला। वहीं बीजेपी 29% ही पा सकी। बीजेपी इस रिएक्शन के बाद 33 सीटें जीत गई और 3 सीटें सहयोगियों को मिली। इस रिजल्ट को मोदी ने समझा, जाना और फिर डिसीजन लिया कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हर हाल में बदलना है, जिसके लिए मुद्दे भी सेट किए गए, टारगेट दिए गए और 2026 की टाइमलाइन फिक्स कर दी गई। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान
मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता।